नव वर्ष मंगलमय हो। नव वर्ष की शुभ वेला में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन निवेदित कर रहा हूँ। हौसला और बुलंद के साथ आप आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। आज एक मज़ेदार टॉपिक आप तक भेज रहा हूँ, वह है इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। इम्फैटिक टॉपिक मैं पहले भी भेज चुका हूँ और आप उसे पढ़ लिए होंगे, लेकिन आज इम्फैटिक से ही रिलेटेड एक बहुत सुंदर मैं वाक्य दूंगा और उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ। पहले इम्फैटिक क्या है उसके बारे में मैं बता दूं। इम्फैटिक उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन पर अधिक बल देता है, उसे हम इम्फैटिक कहते हैं। फॉर ही सेंटेंस फोर्सेस ऑन नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड इम्फैटिक, राइट। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्फैटिक जो है दो टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर्ता अगर आई, वी, यू और दे होता है तो ए भी डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाता है, तब इम्फैटिक बन जाता है, राइट। और अगर कर्ता ही, सी, इट और नेम होता है तो ए भी डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देते हैं तो हमारा इम्फैटिक तैयार हो जाता है, राइट। उसी तरह से अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो ऑल पर्सन्स के साथ ये भी डीड का प्रयोग करके V1 प्लस ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो हमारा इम्फैटिक तैयार हो जाता है। तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इम्फैटिक चैप्टर आपको बता दिए हैं, टॉपिक भेजे हैं, आप उसे खोलेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज हम इसी से रिलेटेड हम आपको बताना चाहेंगे, वह देखें। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं अवश्य पढ़ता हूँ, मैं अवश्य पढ़ता हूँ। विद्यार्थी, आप देख रहे हैं मैं पढ़ता ही तो हूँ, यहाँ पर ही आ गया। अतः ही आने का मतलब है ये आई पर जो है मैं पर अधिक बल दे रहा है, यानी कि आई क्या है, मैं क्या है, प्रोनाउन है। अतः ही जो है ये मैं पर अधिक बल देता है, अतः ये इम्फैटिक है। ठीक उसी तरह से मैं पढ़ता तो हूँ, अतः ये भी जो है मैं पर अधिक बल दे रहा है। अतः अगर ये दोनों को हम इस पर विहंगम दृष्टिपात करें, ये कह रहा है मैं पढ़ता ही तो हूँ, एक कह रहा है मैं पढ़ता तो हूँ, अतः कहने का मतलब है ये दोनों का सेंस निकलता है मैं अवश्य पढ़ता हूँ।
तो इसका जो ट्रांसलेशन होता है, ये तीनों का ट्रांसलेशन बेटा होगा आई डू रीड, आई डू रीड, राइट। उसी तरह से अगर रहता कि वह पढ़ता ही तो है, तो क्या हो जाएगा, ही डज रीड, ही डज रीड। वह पढ़ता ही तो है, ही डज रीड। उसी तरह से अगर रहता कि मैं पढ़ता ही तो था, तो क्या हो जाएगा, आई डीड रीड, राइट। इस तरह से अगर वाक्य होंगे तो डू, डज और डीड का प्रयोग करके आपका यह वाक्य पूरा हो जाता है और इम्फैटिक के अंतर्गत यह आता है ना। कहने का मतलब मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं अवश्य पढ़ता हूँ, इसका ट्रांसलेशन आई डू रीड होता है। अब मैं दूसरे कंसेप्ट में आता हूँ। दूसरे कंसेप्ट में अगर ऐसा हो, मैं हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होता है, आई एम। तुम हो, इसका अंग्रेजी यू आर। वह है, इसका अंग्रेजी ही इज। वे हैं, इसका अंग्रेजी दे आर। और अगर रहेगा पास्ट में मैं था, क्या हो जाएगा, आई वॉज। वे थे, क्या हो जाएगा, दे वेयर। ये तो आपका सीधा सीधी आपका ये बन गया है ना। मैं हूँ, आई एम। तुम हो, यू आर। वह है, ही इज। वे हैं, दे आर। मैं था, आई वॉज। वे थे, दे वेयर। तो ये तो साधारण तरीका से बन गया। अगर हमसे कोई मिलने के लिए आया और हमसे बोला कि फला आदमी से मैं मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेंगे, मैं उत्तर दिया मैं ही तो हूँ। मैं उसको उत्तर दिया मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पर था मैं हूँ तो आई एम हो गया। यहाँ पर मैं और यहाँ हूँ तो है, लेकिन यहाँ ही और तो ये दो अलग आ गया। अतः ये भी जो है इम्फैटिक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन होता है इट इज आई। क्या होता है, इट इज आई, मैं ही तो हूँ, है ना। कहने का मतलब ईट के अनुसार यहाँ इज का प्रयोग होगा, ईट के अनुसार इज का प्रयोग होगा, आई के अनुसार नहीं। इज यहाँ पर क्या है, एम भी है, सहायक क्रिया नहीं है। ये इज क्या है, एम भी है और ईट के अनुसार इज होगा। अतः मैं ही तो हूँ, इट इज आई। अगर रहता वह ही तो है, वह ही तो है, तो क्या हो जाएगा, इट इज ही, है ना। उसी तरह से अगर रहता वे ही तो हैं, तो क्या हो जाता, इट इज दे, है ना। ये आपका इस तरह से एक कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट में आपका ये बन गया आपका, है ना। और अगर अब है दूसरा कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट मैं बताता हूँ कि अगर हु का प्रयोग मैं कैसे करूँगा वाक्य में, हु का प्रयोग आने से उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हु क्या है, हु का प्रयोग, हु का प्रयोग, ये हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यह कंजक्शन भी है और यह एडजेक्टिव क्लॉज भी है, राइट। हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजक्शन भी है और ये एडजेक्टिव क्लॉज भी है। तो हु का प्रयोग मैं कैसे करूँगा, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ।
कि जैसे आप हमसे मिलना चाह रहे हैं, कोई आदमी हमसे मिलना चाह रहा है, दरवाजे पर आया और हमसे कहा, हम ही से बात कर रहा है कि मैं दीनदयाल सर कहाँ मिलेंगे, मैं दीनदयाल सर से मिलना चाहता हूँ। मैंने उसको उत्तर दिया, मैं ही तो दीनदयाल सर हूँ। मैं उसको उत्तर दिया क्या, मैं ही तो दीनदयाल सर हूँ, मैं ही तो दीनदयाल सर हूँ। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम दीनदयाल सर, दीनदयाल सर। कहने का मतलब है यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और हु के पहले आई आ गया है, अतः एम जो है यहाँ पर आई के अनुसार एम हो जाएगा, है ना। क्योंकि हु के पहले आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसी के अनुसार यहाँ पर एम भी होगा। ये एम भी है, ए भी नहीं है, एम भी होगा, क्योंकि इसके बाद जो है आपका ये नाउन आ गया, है ना। तो इट इज आई हु एम दीनदयाल सर। ठीक, अगर कह दे कि वही तो राम है, वह ही तो राम है, तो क्या हो जाएगा, इट इज ही हु इज राम, क्योंकि ही के अनुसार यहाँ इज का प्रयोग हुआ है, राइट। अब मान लिया जाए कि पास्ट टेंस में अगर कह दे, मैं यहाँ पर पास्ट टेंस में बताए मैं था तो आई वाज हो गया, वे थे दे वेयर हो गया। अगर रहता, अगर ऐसा हो कि मैं ही तो एक शिक्षक था, मैं ही तो शिक्षक था, मैं ही तो शिक्षक था, है ना। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज आई हु वॉज अ टीचर, है ना। हर हालत में हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कंजक्शन भी है, अतः आई के अनुसार यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाएगा। इट वॉज आई हु वॉज ए टीचर, मैं ही तो डॉक्टर था, ये इट वॉज आई हु वॉज ए डॉक्टर। इस तरह से बेटा, इस तरह से ये ट्रांसलेशन एम्फैटिक में बनता है और जहाँ कहीं भी हो इस तरह के वाक्य आवे तो आप इस तरह से आप इसी कंसेप्ट के अनुसार ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, निश्चित रूप से आपका विकास होगा। तो इस तरह से, इसी तरह से मैं वीडियो प्रायः भेजूंगा। आने वाला जो दिन होगा उसमें मैं एक और नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोग आराम से परीक्षा दें और आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।